हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आप सभी 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए मैंने जो ये वीडियो बनाई है वो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है दोस्तों, ये कमेंट करके आप बता दीजिए, ठीक है। और दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अध्याय 3 चुनाव और प्रतिनिधि। दोस्तों, मैं ये वीडियो फटाफट ला रहा हूं क्योंकि आपकी जो एग्जाम है वो बहुत ज्यादा पास में है, इसलिए दोस्तों फटाफट रिविजन कीजिए और एमसीक्यू की भी आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए, आज के जो चैप्टर को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए, तो पहला क्या है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बीच दो अंतर लिखिए। क्या बताना है? दो अंतर बताना है। किस चीज के बारे में? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के अंदर, ठीक है। तो देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है दोस्तों, पहले समझिए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग सीधे फैसले लेते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में चुने गए प्रतिनिधि फैसले लेते हैं, ठीक है। अब प्रत्यक्ष में क्या होता है, सीधे व्यक्ति फैसले लेते हैं, जो कि एक गांव का समुदाय हो सकता है, ये सारी चीजें, ठीक है। अब देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र छोटे समाजों के लिए उपयुक्त है, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र बड़े और विविध समाजों के लिए बेहतर है। मतलब गांव कस्बों में जो है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र चलता है, लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहां चलता है? जहां पर हम वोट देकर अपने प्रतिनिधि को जितवाते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि छोटे समुदाय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र चलता है, लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो होता है एक बड़े समुदाय, क्षेत्र, देश को संभालने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखिए, अगला क्या है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का क्या अर्थ होता है? मैंने क्या बोला? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का अर्थ क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से हम कहते हैं FPTP। वह प्रणाली है जिसमें जिस उम्मीदवार को एक निर्वाचन क्षेत्र से या में सबसे अधिक वोट मिलते हैं उसे विजेता घोषित किया जाता है, चाहे उसे कुल बहुमत मिले या ना मिले। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे क्या बताया, ज्यादा मतलब मान लो किसी क्षेत्र से खड़े हुए हैं बीजेपी, आम आदमी, कांग्रेस। अब इन तीनों में से जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा दोस्तों, उसी की सरकार वहां पर बन जाएगी, ठीक है। अब आगे देखिए, गुप्त मतदान क्या होता है? गुप्त मतदान बताना है। गुप्त मतदान प्रणाली में मतदाता अपनी पसंद गुप्त रूप से व्यक्त कर सकता है। इससे मतदान पर किसी दबाव या डर का प्रभाव नहीं पड़ता और स्वतंत्र व निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित होता है। गुप्त मतदान वही है कि जिस तरीके से हम किसी भी पार्टी को जाकर वोट देते हैं, आपसे कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, आपने किसको वोट दिया। वहां पे बैठा कोई व्यक्ति, जो इलेक्शन जहां पे होते हैं, जहां पे वोट डालते हैं, वहां पे जो 3-4 लोग बैठे रहते हैं, वो आपसे नहीं पूछेंगे या फिर वो आपको ये भी नहीं बोलेंगे किसको वोट देना है, ठीक है, क्योंकि आपका जो मतदान रहेगा वो गुप्त रहेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है, परिसीमन आयोग क्या होता है? परिसीमन आयोग क्या होता है दोस्तों, ठीक है। या परिसीमन आयोग से आप क्या समझते हैं, जरा ध्यान दीजिए। परिसीमन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है जो चुनाव क्षेत्रों की सीमा और सीटों के आरक्षण को तय करता है। यह जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन करता है। क्या बोला? परिसीमन आयोग, एक बार जरा ध्यान दीजिएगा। परिसीमन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, निकाय मतलब संस्था है, ठीक है, जो चुनाव क्षेत्रों की सीमा और सीटों के आरक्षण को तय करता है। मतलब वहां पे कितनी सीमा, कौन सा क्षेत्र कहां तक फैला हुआ है, वहां पर कितनी सीटें हैं, ये सारी चीजें, ठीक है, तय करता है। यह जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन करते हैं। जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से वो क्षेत्रों को बांटते हैं, ठीक है। परिसीमन आयोग आपको पता चल गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर दोस्तों। अब देखिए जरा ध्यान से, क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा? पृथक निर्वाचक मंडल और आरक्षित निर्वाचक क्षेत्र में अंतर बताएंगे, ठीक है। देखो, पृथक मतलब अलग निर्वाचक मंडल कहते हैं इसे। देखिए, पृथक निर्वाचक मंडल, आ जाओ आंसर के अंदर, ठीक है। देखिए, पृथक मतलब अलग होता है, निर्वाचक मतलब चुनना होता है, और मंडल मतलब वो जगह, ठीक है। देखिए, इसमें विशेष समुदाय जैसे धार्मिक या जातीय के लोग ही अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। मतलब एक विशेष धर्म जाति के लोग ही उसके अंदर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। लेकिन आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में क्या होता है, इसमें सामान्य नागरिक मतदान करते हैं। मतलब जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो किसी मतलब विशेष धर्म जाति को ध्यान में नहीं रखते, वो उससे हटकर, लेकिन केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवार ही खड़े हो सकते हैं, ठीक है। मतलब उसमें कोई भी दे सकता है, लेकिन वहां पे खड़ा कौन होगा? SC या ST कैंडिडेट खड़ा होगा वहां पर। और वोट कौन दे सकते हैं? वहां पर सामान्य नागरिक मतदान करते हैं। और दूसरे वाले में क्या, पृथक निर्वाचन, इसमें विशेष समुदाय जैसे धार्मिक या जातीय लोग ही अपने प्रतिनिधि को चुनाव करते हैं, ठीक है। आप देखेंगे आगे इसके, देखिए, पृथक निर्वाचक मंडल विभाजन को बढ़ावा देता है, जबकि आरक्षित क्षेत्र समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करता है। इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस भी आ गया। क्या है डिफरेंस, जरा ध्यान देंगे यहाँ पर कि पृथक निर्वाचक का मंडल जो होता है विभाजन को बढ़ावा देता है। मतलब लोगों में बंटवारा हो जाता है, अलग अलग चीजों सोच को लेकर बहस होती है, बंटवारा हो जाता है, विभाजन होता है। जबकि आरक्षित क्षेत्र समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी वाला क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स में, जरा ध्यान देंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो देखिए,
भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए किन्हीं 6 सुझाव। अब जो भारतीय चुनाव प्रणाली है उसके अंदर सुझाव देना है आपको सुधार के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान दें इस पर, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट क्या है, चुनाव खर्च पर सीमा। मतलब जो पैसा इतना अंधाधुंध पैसा खर्च करते हैं एडवर्टीजमेंट पर, रैली में बहुत सारा पैसा ये लोग लगाते हैं, पर्चों में, तो उस चीज के ऊपर जो है एक सीमित खर्च लगाने का इन्होंने आदेश दे रखा है। उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा खर्च की निगरानी और सीमा को सख्ती से क्या है लागू किया जाए। मतलब एक सीमा बनाया जाएगा किस मतलब एक बाउंड्री की कहाँ तक ये लोग पैसे जो है अपने खर्च कर सकते हैं जो है चुनाव के अंदर, ठीक है। आगे देखिए, अपराधीकरण को रोकना। आप देखिए चुनाव के अंदर क्या होता है, जो पैसा आता है चुनाव खर्चे के लिए वो कहाँ से आते हैं, बड़े बड़े गैंगस्टर या कोई अंडरग्राउंड जो होते हैं लोग, वो तरीके के पैसे देते हैं चुनाव लड़ने के लिए प्रतिनिधि को, ठीक है ना। तो वो चीज भी होता है। देखिए आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोका जाए। अब इसमें क्या होता है कि मान लो कोई नेता बनना चाह रहा है, उसने बहुत सारे मर्डर करे हैं। अब कभी कभी क्या होती है, जो सरकार होती है वही क्या करती है, जनता को अंधेरे में रख के ऐसी सरकार को चुन के लाती है जो कि मतलब जनता की भलाई का काम ही नहीं करती है, अपराध में वो बहुत ज्यादा भागीदारी देती है। जैसे मान लो अलग अलग कामों के अंदर, मतलब नशे में, जैसे मान लो कहीं पे क्या कहते हैं, जिस तरीके से मान लो क्या जैसे सट्टा चल रहा हो, कहीं पे नशे का व्यापार हो रहा हो, तो वो सब चीज भी क्या होता है नहीं रोकते हैं, बल्कि उनसे क्या लेते हैं, उल्टा पैसे ही ले लेते हैं। तो इस चीज को क्या कहते हैं, वो अपराधीकरण को रोकना, ठीक है। ऐसी सरकार ही मत चुनो, ऐसे लोग को ही मत चुनो जो ऐसी इस तरह की व्यवस्था वो करे समाज के अंदर। अब अगला देखिए, मतदान शिक्षा। अब लोगों को मतदान शिक्षा या मतदाता शिक्षा देना चाहिए। जागरूकता कार्यक्रम चलाकर मतदाताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। मतलब उन्हें ये बताना चाहिए कि आपको किस तरीके से किसको वोट देना चाहिए, कौन सी सरकार को आपको जिताना चाहिए, या आपको वोट देना ही क्यों चाहिए, ये सारी चीजें, ठीक है। आगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हम कहते हैं ईवीएम में सुधार करना, क्योंकि अब कई बार खबरें आती हैं कि जो ईवीएम मशीन है क्या है दोस्तों, हैक कर लिया गया है। ये सरकार ईवीएम मशीन की वजह से जीत गई। इन्होंने तो ईवीएम मशीन में कुछ घटोला क्या बोलते हैं, घटोला क्या बोलते हैं, जो होता है घटोला क्या बोलते हैं, घटोला जो भी धांधली कर दिया, ठीक है यार, बोला नहीं आ रहा इससे, ठीक है। तो जरा ध्यान देंगे, ईवीएम में सुधार। मतदान प्रक्रिया की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ईवीएम और वीवीपैट का उपयोग अनिवार्य किया गया जाता है। वीवीपैट दोस्तों क्या होता है, एक तो होता है ईवीएम मशीन, ठीक होता है वीवीपैट। उसमें क्या होता है, इसमें सभी लोगों के जो होते हैं नाम होते हैं और चुनाव चिन्ह होते हैं, बटन दबाते हैं जहां पर, उसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, समान आचार संहिता। देखिए ध्यान दीजिए, सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। मतलब आचार संहिता क्या होता है, एक तरीके की सभी पार्टी अपने अपने कानून के दायरे में रहकर प्रचार प्रसार ये सारी चीजें करे, इसी को हम कहते हैं समान आचार संहिता। अब देखिए अगला पॉइंट है हमारा कि क्या है, चुनाव प्रणाली में तकनीकी सुधार, जैसे ऑनलाइन नामांकन और मतदाता सूची को डिजिटल बनाना इत्यादि। ये सारी चीजें हैं जो है कुछ सुधार की हमारे चुनाव में मतलब जो चुनाव आयोग है ये सारे सुझाव जो है उसको करना चाहिए, ठीक है, ताकि जो चुनाव है वो सही प्रक्रिया और सही तरीके से हो सके, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब दोस्तों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो लोकतंत्र और चुनाव एक सिक्के के दो पहलू हैं। देखिए जरा, चुनाव और लोकतंत्र एक सिक्के के दो पहलू हैं। इस कथन को समझाते हुए लोकतंत्र में चुनाव के महत्व को भी समझाइए। जरा ध्यान देंगे। देखिए पहले आप समझ पाए, चुनाव और लोकतंत्र एक सिक्के के दो पहलू। अगर चुनाव है तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र नहीं है तो चुनाव भी नहीं है, और चुनाव है तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र नहीं है तो चुनाव है। मतलब समझ जाओ दोनों इसके, अगर एक दोनों में से कोई भी चीज नहीं है तो चीजें लोकतंत्र भी कायम नहीं हो पाएगा और चुनाव भी कायम नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखिए चुनाव और लोकतंत्र एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब अपोजिट हैं या मिलते जुलते हैं। लोकतंत्र में चुनाव नागरिकों को अपनी सरकार चुनने का अवसर प्रदान करते हैं। यह राजनीतिक समानता और जनता की भागीदारी सुनिश्चित करता है। चुनाव के महत्व, अब ध्यान देंगे। देखिए जवाबदेही, पहला देखो, सरकार को नागरिकों के प्रति जिम्मेदार बनाते हैं, ठीक है। अब जो चुनाव होते हैं वो क्या करते हैं, अब जो मान लो चुनाव हुए, प्रतिनिधि चुन लिया, तो प्रतिनिधि अब क्या करेगा, अब वैसा बैठे खाया क्या, वो जनता के लिए काम करेगा ना भाई, सड़कें बनाएगा, राशन बंटवाएगा, ठीक है, पोल्यूशन कम करेगा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, पानी भेजेगा, बिजली भेजेगा सही तरीके से, ये सारी चीजें देखने पड़ेंगे उसको, ठीक है। तो जवाबदेही रहेगा। नागरिक की भागीदारी, देखिए हर नागरिक को समान रूप से अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिलता है चुनाव के अंतर्गत, ठीक है। शांति और स्थिरता, देखिए चुनाव से सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण होता है, ठीक है। अब देखिए जो चुनाव होता है उस तरीके से सत्ता
आसानी रूप से मिल जाता है। मतलब इसमें ये नहीं होता कि हाँ भाई तुम तो अपने आप बन गए या तुम इस तरीके से राज करो, नहीं, तुम्हें जनता चुन के लेके आई है, तुम जनता के लिए काम करोगे तो इसमें पूरा तरीके से सही तरीके से जो होता है चुना जाता है। चौथा पॉइंट है लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण। देखिए चुनाव नागरिकों को स्वतंत्र और समानता का अनुभव कराते हैं, इस प्रकार चुनाव लोकतंत्र का अभिअंग है और इसे स्थिर और प्रभावी बनाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि चुनाव और लोकतंत्र दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट करेंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर आपका खत्म हुआ। इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो मैंने सभी आपको पढ़ा दिए हैं। इसको नोट करना और रिवीजन करते रहिए दोस्तों, आपके जो एग्जाम है बहुत ज़्यादा पास आ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और इससे जो पुरानी वीडियो है उसे देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। जब तक के लिए नमस्ते दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।